हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की दूसरे चैप्टर को देखेंगे। पहले वीडियो में मैंने अपना जो है पहले चैप्टर के बारे में बताया था, यानी एनसीईआरटी हिस्ट्री की पहले चैप्टर को बताया था, और आज के इस वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। ये दूसरे चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज में। अगर आप पहला चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप पहला चैप्टर भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो पहली हेडिंग देख सकते हैं आप, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो हम जानेंगे, ये कुछ पॉइंट हैं, इसको पढ़कर हम जानेंगे कि जो आरंभिक मानव थे वे इधर उधर क्यों घूमते थे। देखिए पहला पॉइंट, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। जो आरंभिक मानव हैं वो एक ही जगह पर अगर रहते तो जो पौधे थे, फल थे या फिर जानवर थे, उन्हें खाकर वे समाप्त कर देते, क्योंकि उनका जो भोजन था वो उन्हीं पे, जानवरों पे और इसी के साथ पौधों और फलों पर ही निर्भर था। तो एक ही जगह पे रहते तो खाकर उनको समाप्त कर देते, इसलिए आरंभिक मानव इधर उधर घूमा करते थे। ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, जानवर अपने शिकार के लिए या चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी इनके पीछे पीछे आरंभिक मानव जाया करते थे। देखिए जो जानवर होते हैं वो अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जानवर हैं उनको अपने एक ही जगह पर शिकार मिलेगा, लेकिन रोज़ तो नहीं मिलेगा ना, वो आखिर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। तो उनके शिकार के लिए जानवर जाते थे अपने शिकार के लिए, और मानव जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो दूसरा ये भी वजह था कि जो आरंभिक मानव थे वे इधर उधर घूमते थे। तीसरा पॉइंट देखिए, पौधों और पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। आप सभी को पता है कि पौधे और पेड़ और जो पौधे होते हैं उनमें फल और फूल अलग अलग मौसम के हिसाब से आते हैं। तो इसलिए जो आरंभिक मानव हैं उनकी तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। देखिए यहाँ पर आप चौथा पॉइंट देख सकते हैं, पानी के कारण किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन रहना संभव नहीं है। आप सभी को पता है कि पानी के बिना जो है हमारा जीवन संभव नहीं है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों का भी जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए पानी की तलाश में जो आरंभिक मानव थे वे इधर उधर जाया करते थे। और देखिए पानी हमें कहाँ मिलेगा, पानी झीलों में मिलेगा, झरनों या फिर नदियों में ही तो पानी मिलेगा ना। तो इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। जब जब ये नदियाँ और झीलें सूख जाती थी तो लोगों को, आरंभिक जो मानव थे उनको पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है। यहाँ पर आप पांचवा पॉइंट देख सकते हैं, लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते थे, जैसा कि हम आज के समय में भी जाते हैं। तो देखिए जो लोग थे उस टाइम के, उनके भी रिश्तेदार नातेदार रहे होंगे या मित्र रहे होंगे, तो उनसे मिलने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आप याद रख सकते हैं कि आरंभिक मानव जो है वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पानी हो गया, शिकार हो गया, और इसी के साथ मौसम, जो फल फूल थे वो अलग अलग मौसम में आते हैं, तो इनकी तलाश में जो है वो आरंभिक मानव इधर उधर घूमा करते थे। ठीक है। दूसरा आप यहाँ पर हेडिंग देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो अब हम समझेंगे कि जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में हमें जानकारी किस प्रकार से मिलती है। तो पहला पॉइंट देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक, शिकार, खाद्य संग्रह किया करते थे। जो पुरातात्विद हैं, पुरातात्विद किसे कहते हैं, जो पुरास्थल का अध्ययन करता है, यानी जो बचे हुए अवशेषों का, जो चीज़ें बच जाती है उनका जो अध्ययन करता है उसे पुरातात्विद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो भी शिकार वो लोग करते थे उनका निर्माण और उपयोग आखेटक, खाद्य संग्रह करते थे। जो भी आरंभिक मानव थे जिनसे वे शिकार करते थे उनकी कुछ चीज़ें आज भी उपस्थित हैं जिनसे हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन पत्थर से बने औजार हुआ करते थे, यानी पत्थर के जो औजार थे उनसे हमें जानकारी मिलती है कि जो आरंभिक मानव थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। देखिए आरंभिक मानव थे वो
औजार का प्रयोग क्यों करते थे? तो औजार का वो प्रयोग जो है वो फल फूल काटने, हड्डियों और मांस को काटने और पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए जो आरंभिक मानव थे वे औजार का प्रयोग करते थे। ठीक है, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें कुछ पत्थरों के औजार आज भी मौजूद हैं। ठीक है, तो जो उस टाइम के लोग थे उन्होंने अपने काम के लिए लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए जो हमें आज भी मौजूद है, जिनसे हमें ये उनके बारे में पता चलता है कि वे शिकार क्या करते थे, वे जानवरों का मांस खाया करते थे, उन्हें जलाकर खाया करते थे। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनके ही चीज़ों से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग देखिए, तीसरी हेडिंग रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, ये आपकी तीसरी हेडिंग है, रहने की जगह निर्धारित करना। आखिर वे कहाँ पे रहते थे, कैसे निर्धारित करके वे आरंभिक मानव जो थे वे किस जगह पे रहते थे? जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है था, यानी कि जो आरंभिक मानव थे जहाँ पर वे औजार बनाते थे तो उस स्थल को उद्योग स्थल कहते हैं। कभी कभी इन स्थलों पे लोग ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसी स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। ठीक है, देखिए जो आरंभिक मानव थे जहाँ पे वे औजार बनाते थे तो उस स्थान को उद्योग स्थल कहा जाता था, लेकिन कभी कभी उन्हें ज़्यादा समय लग जाता था और वहीं पे वे कुछ समय के लिए रहने लगते थे, तो ऐसी जगह को आवासीय या उद्योग स्थल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये स्थल सामान्यतः गुफाओं और कंदारों में होते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं में वो लोग जो है आरंभिक मानव रहते थे। देखिए जो आरंभिक मानव थे वे कहाँ रहते थे? गुफाओं और कंदारों में रहते थे, क्योंकि इसकी वजह थी क्योंकि वहाँ पे बारिश, धूप और हवाओं से उनको राहत मिलती थी, इसलिए वे लोग जो है वो गुफाओं में रहते थे और वहाँ पे औजार बनाते थे। जब वे वहाँ पे औजार बनाते थे तो उस स्थल को उद्योग स्थल कहा जाता था, और जब ये कुछ समय तक वहाँ पर रह जाते तो उसे आवासीय और उद्योग स्थल कहा जाता है। ठीक है, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। देखिए पूरा स्थल किसे कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं की अवशेष यानी कुछ चीज़ें बच जाती हैं, वो हमें जिस स्थान पे मिलती है तो उस स्थान को हम पूरा स्थल कहते हैं। ठीक है, जिस स्थान पे हमें औजार, बर्तन या इमारत की कुछ चीज़ें मिल जाती है या कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उस स्थान को हम कहते हैं कि ये पूरा स्थल है। और पूरा स्थल का अध्ययन कौन करता है? तो पुरातात्विक यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो पूरा स्थल का अध्ययन करता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। ऑब्वियसली ऐसी वस्तुओं का जो औजार थे, बर्तन थे, उनका निर्माण वो क्यों करेंगे? तो अपने काम के लिए ही करेंगे, और बाद में उन्हें छोड़कर वे चले गए। ये ज़मीन के अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तट में भी पाए जाते हैं। तो जो वस्तुएं थी उनकी ज़मीन के अंदर दब गई, तो उनके अंदर जब खुदाई होती है तो वे चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, तो उनसे हमें जानकारी मिलती है कि जो आरंभिक मानव थे वे किस प्रकार से अपना जीवन जीते थे, वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। तो जो भी चीज़ें हमें मिलती है जब खुदाई होती है, आपने सुना होगा कि खुदाई में ये चीज़ें मिल गई, सिक्का मिल गया या अन्य कोई चीज़ें मिल गई, तो उनका अध्ययन जो है आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। बेसिकली ये चीज़ जो है आर्कियोलॉजी के अंदर आता है। अगर आप आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में जानते होंगे तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, आगे देखिए, पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मतलब क्या होता है? पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर। औजार का निर्माण, देखिए पाषाण उपकरणों को दो तरीकों से बनाया जाता था। देखिए आरंभिक मानव के पास तो दिमाग था, उन्होंने देखिए जो उपकरण थे उनको दो तरीकों से उपकरण को उन्होंने बनाया था। पहला देखिए, पहला क्या तरीका था उनका? पहला था कि पत्थर से पत्थर टकरा के वे औजार बनाते थे। देखिए एक ये पत्थर हो गया, एक ये पत्थर हो गया, दोनों को ये टकरा के फिर उनका औजार बनाते थे। दूसरा टेक्निक वाला उनका तरीका था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दबाव शल्क तकनीक। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता था, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम समझेंगे। जिस पत्थर को औजार बनाना है पहले उसे टिका लिया जाता था, और जिस आकार में या जिस रूप में उसी आकार का चीज़ लाकर उस पत्थर पर रखकर फिर दूसरे पत्थर से प्रहार करके उतने भाग को निकाल दिया जाता था और उसके बाद औजार बनाया जाता था। देखिए इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये पत्थर हो गया। ठीक है, तो इस पत्थर को इतना उन लोगों को काट के जो है वो बनाना है, औजार बनाना है, तो इसी के आकार का, ठीक है, इसी के रूप का कोई अन्य ठोस वस्तु इस पे रख देते थे। ठीक है, और फिर दूसरे पत्थर से इस पे प्रहार करते थे, तो इतना जो जगह था
वो निकल जाता था, तो फिर कुछ इस प्रकार से उनका औजार बनता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बनाया भी है। तो देखिए ये पत्थर हो गया, और मान लीजिए इनको इस शेप में बनाना है तो इस शेप का कोई पत्थर यहाँ पर या कुछ टुकड़ा रख देते थे, फिर उस यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस टुकड़े पे जो है दूसरे पत्थर से प्रहार करते थे, फिर इतना निकल जाता था और लास्ट में उनको कुछ ऐसे औजार मिलते थे। ठीक है, तो ये दूसरा जो टेक्निक है उनका दबाव शल्क तकनीक था, और पहला जो था वो पत्थर से पत्थर को टकरा कर वो औजार बनाते थे, दूसरा दबाव शल्क तकनीक था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं आग की खोज। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इसका इस्तेमाल प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया करते थे। देखिए कुरनूल गुफा जो कि कर्नाटक में है, वहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कुरनूल गुफा जो कि कर्नाटक में है वहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है, देखिए राख के अवशेष मिलते हैं, इसका मतलब तो यही है कि जो आरंभिक मानव थे वे आग को जलाना सीख गए थे, और इसका इस्तेमाल वो किस चीज़ में करेंगे। देखिए इसका इस्तेमाल तो वो प्रकाश के लिए करेंगे और मांस पकाने के लिए करेंगे। खतरनाक जानवर जो थे उनको भगाने के लिए, जंगल में जो खतरनाक जानवर थे उनको भगाने के लिए वे आग का प्रयोग करते थे। तो आग का जो राख का अवशेष है वो कुरनूल गुफा में मिला है हमको, और इसका मतलब यही है कि जो आरंभिक मानव थे वे आग से जो है वो परिचित हो गए थे, और उन्होंने इसका इस्तेमाल प्रकाश के लिए किया, मांस पकाने के लिए, और जो भी खतरनाक जानवर थे उनको भगाने के लिए किया। अब आपको बताना है कि आग की खोज कब हुई थी। ठीक है, अगले चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चैप्टर बता दिया जाएगा। ठीक है, ये जो चीज़ है आग, ये प्रश्न आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, देखिए कुरनूल गुफा कहाँ पे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुरनूल गुफाएं हैं, और राख का अवशेष हमें यहीं से मिला है, कुरनूल गुफा से। ठीक है, आगे देखिए जो भी चीज़ें आएंगी हम उसको बाद में मैप में समझ लेंगे। तो आगे देखिए बदलती जलवायु। देखिए जब जलवायु बदलती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब जलवायु बदलती है तो उसका जलवायु का जो है वो हर चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। देखिए लगभग 12,000 साल पहले जो है वो दुनिया में जो है जलवायु परिवर्तन से बहुत बदलाव आए, गर्मी पड़ने लगी। इसके कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे कि हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। देखिए जो बारहसिंगा, भेड़ बकरी होती है उनको चारा चाहिए। जब घास के मैदान बनने लगे तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होता है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो इससे जो है वो काफ़ी चीज़ें बदलने लगती हैं। अब आगे हम देखेंगे नाम और तिथियाँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नव पाषाण काल। तो इसको बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक के समय को जो है हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, या इसे आरंभिक काल भी कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आरंभिक काल बोला जाए तो वही पूरा पाषाण काल है। तो देखिए पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आरंभिक पूरा पाषाण काल, और दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव की लगभग 99% घटना इसी काल में घटित हुई, यानी पूरा पाषाण काल में मानव की जितनी भी घटनाएं हुई वो इसी काल में घटित हुई, क्योंकि लोगों ने सबसे ज़्यादा जो समय बिताया था वो पूरा पाषाण काल में ही लोगों ने सबसे ज़्यादा समय बिताया था। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मानव ने किस काल में सबसे ज़्यादा समय बिताया था, तो पूरा पाषाण काल में मानव ने सबसे ज़्यादा अपना समय बिताया था, और मानव इतिहास की 99% घटना जो है इसी काल में घटित हुई। जैसे कि आग की खोज हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पहले, जिसको मेसोलिथ कहते हैं। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलने लगे। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। जो मध्य पाषाण काल के औजार थे वो छोटे बनाए जाते थे पूरा पाषाण काल के कंपेयर में, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, यानी लघु पाषाण काल। यानी मध्य पाषाण काल को जो है माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। औजार में हड्डियों और
लकड़ियों और हड्डियों के मुट्ठे लगे होते थे। देखिए जो औजार बनाए जाते थे उनमें मुट्ठे जो है वो लकड़ी या हड्डी के उनमें लगाए जाते थे। पूरा पाषाण युग वाले औजार भी बनाए गए और उनका इस्तेमाल किया गया। जो लोगों ने पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाया था उनका प्रयोग जो है वो मध्य पाषाण काल में भी हुआ, उनमें मुट्ठे लगाए गए और मध्य पाषाण काल में जो है वो औजार छोटे बनाए गए, जिसकी वजह से इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। अब अगला देखिए नव पाषाण काल। इसकी शुरुआत 10,000 वर्ष पहले हुई थी। अगले चैप्टर में जो आएगा चैप्टर उसमें हम नव पाषाण काल को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है। जो भी शैल चित्रकला है इनसे हमें क्या पता चलता है। देखिए जो भी शैल चित्र हैं गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनते हैं उन्हें शैल चित्र कहते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया था। जो शैल चित्र हमें मिलते हैं वे गुफाओं से ही मिलते हैं। और देखिए इनसे हम क्या पता चलता है। इनसे हमें यही पता चलता है कि जो भी चित्र या जो भी चीज़ें उन पे बनाई गई हैं शैल चित्रों पे, तो उस टाइम के जो मानव थे, जो आरंभिक मानव थे, उनके आसपास कैसा था, क्योंकि वो लोग जो भी उनके जीवन में हो रही होगी उन्हीं का वो लोग चित्र बनाएंगे। तो जानवरों का वो लोग चित्र बनाते थे क्योंकि जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए उन्होंने जानवरों का बड़ी कुशलता से चित्रण किया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का भीमबेटका में जो है गुफाओं में शैल चित्र मिलते हैं। ठीक है, अब भारत में शुतुरमुर्ग देख लीजिए। भारत में पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। भारत में जो है पूरा पाषाण युग में जो है वो शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के के अवशेष मिले। देखिए महाराष्ट्र का पटने नामक एक पुरास्थल है। और पुरास्थल किसे कहते हैं, जहाँ बर्तन या फिर इमारत या औजारों के जो भी अवशेष मिलते हैं उस स्थान को हम पुरास्थल कहते हैं। और पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके छिलके पर चित्रांक भी मिलता है। इनके अंडों से मनका भी बनाया जाता था। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अंडे के अवशेष कहाँ मिले हैं तो पटने पुरास्थल से मिला है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे देखिए हुस्की जो कि कर्नाटक में है। पूरा पाषाण युग में कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थल में कई प्रकार के औजार मिले थे। कुछ पुरास्थल झरनों के पास थे। बेसिकली ये हुस्की में बताया जा रहा है कि हुस्की में जो भी पूरा पाषाण काल के स्थल कई पुरास्थल मिले हैं, जो भी पुरास्थल मिले हैं वो झरनों के पास मिले हैं। और अधिकांश जो हुस्की पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे वो चूना और पत्थर के बनाए जाते थे। तो देखिए अब हम मैप में हुस्की देख लेते हैं जो कि कर्नाटका में है। और इसी के साथ भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर हुस्की देख सकते हैं। ये हुस्की जो कि कर्नाटक में है। और यहाँ पर आप कुरनूल गुफा भी देख सकते हैं। देखिए मैप में चीज़ें देखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और यहाँ पर भीमबेटका देख सकते हैं जहाँ पर शैल चित्र मिलते हैं, जहाँ पर मानव ने गुफाओं में शैल चित्र बनाया है। ठीक है, देखिए आप जो भी आप जगह देख रहे हो मैप में एक बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। तो देखिए आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अगले वीडियो में हम तीसरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और चीज़ें आपको समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो भी कुछ चीज़ें हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता भी सकते हैं। इम्प्रूवमेंट से लेकर कोई भी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।